स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सबसे पहले तो तुम लोगों को मैसेज मिला अबाउट द प्रोग्राम, जादू का प्रोग्राम है भाई। सब लोगों ने रजिस्टर, आई होप रजिस्ट्रेशन किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज रजिस्टर भी करो और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताओ, बिकॉज यू नो दिस प्रोग्राम के लिए एफर्ट्स हैव बीन पुट लाइक एनीथिंग। दे आर नॉट रेडी। आई वॉज ट्राइंग फॉर आशीष चंचलानी। ये मैं SY के क्लास का लेक्चर जब ले रही थी कंटिन्यूस उनको बता रही थी। आशीष चंचलानी को मैंने बार बार अप्रोच किया, लेकिन उसके भी घर में कोरोना का इफेक्ट हुआ है। सो ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैडम इस बार छोड़ो, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट उसने वीडियो भी डाला अकॉर्डिंगली अपना इसमें इंस्टाग्राम पे। सो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड। सबके साथ जब प्रॉब्लम है तो ये लोग भी तो इंसान ही हैं, इनके साथ भी प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अब फिर आई ट्राइड टू आकाश सेड रेडी, ही इज रेडी टू टेक द मोटिवेशन सेशन। एक वो अपने लाफ्टर सेशन है प्योरली, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग। कोई मोटिवेशन के कुछ वो स्टेप्स और ये सब नहीं बताने वाला है। ही इज गोइंग टू मेक यू लाफ। और बीच में कुछ ऐसा हाल था, मेरी भी तबीयत खराब थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कोई होना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर। सो आई टोल्ड हिम कि सच में मुझे भी ज़रूरत है, एंड ही वॉज रेडी फॉर दैट। तो प्लीज़ ज़रा तुम लोग भी रजिस्टर करो। और रजिस्ट्रेशन करने का पर्पस क्या है, देखो एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप लोग रजिस्टर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम इज विद जूम। ही डोंट वांट टू कम ऑन यूट्यूब पे उसके अदर लाइव वीडियोस चलते रहते हैं। तो वो कहता है कि जूम पे ही रखो, जूम पे ही रखो। तो फिर जूम पे अपनी कैपेसिटी 500 है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अगर इंस्टाग्राम पे, अभी तो फ्लायर फाइनल होके नहीं आया है, अभी जो फ्लायर मैंने भेजा था ग्रुप पे डिलीट कर दिया, उसमें डेट गलत थी टाइप करने वाले ने, ठीक है, वो एक नॉर्मल मिस्टेक है। टाइप करने वाला चेंज करके जैसे भेजेगा उसको आप सभी फेसबुक वगैरह के पोस्ट पे डाल दोगे, ऑटोमेटिकली पीपल, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, दे विल ज्वाइन। मैं इसके लिए बॉम्बे कॉलेजेस के टीचर्स को मैसेज शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ एक बार सब चीज़ें चली गई बियॉन्ड डोंबिवली। इन लोगों का क्रेज, दे आर द यूट्यूबर वीडियो पर्सन्स ऑफ कोर्स। तो इनका क्रेज इतना है, इनके फॉलोअर्स इतने हैं, जब वो लाइव आता है मैंने खुद देखा 20 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स थे। इंक्लूडिंग आशीष चंचलानी जब लाइव आता है 2-2 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, व्यू करते हैं। सो ऐसा नहीं हो कि मैं जिसके लिए कर रही हूँ मेहनत वो बच्चे मेरे छूट जाएं और बाकी सब एंजॉय कर लें। मेरा पर्पस दूसरे, सेकेंडरी, प्राइमरी इज माई स्टूडेंट्स, ओके, माई स्टाफ, माई स्टूडेंट्स, माई सेल्फ। पहले हम अपनी सोचेंगे, बाद में दूसरों को ज्वाइन करने को बोलें। सो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर दो। जहाँ पे 500-600 लोग हो गए ना, मैं टेलीग्राम लिंक बंद करवा दूंगी फिर, ठीक है। सो वो जरा ध्यान देना, कल शाम का प्रोग्राम है ये, एंड सी दैट द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। प्रोग्राम इज ऑफ भारत कॉलेज। भारत कॉलेज आप लोग का है, मेरा नहीं है। मैंने एक ये एटीट्यूड देखा है, पता नहीं कि स्टूडेंट्स, लेक्चर हो या कुछ भी हो ना, स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। इवन एडमिशंस जल्दी टाइम पे ले लेना है, अवॉइड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता ये कॉलेज एक्टिविटीज आर योर एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी होने दो, वेदर इट इज टीचिंग, वेदर इट इज एडमिशन, सब चीजें स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। टीचर्स को उससे क्या फायदा होने वाला है? तो आपका काम है एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ओके। कोशिश करना, ये जो आप, हम आज मैं ब्रोशर तुम लोग को जो फ्लायर भेजूंगी, मैसेज तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जो फ्लायर है, फ्लायर के साथ वो मैसेज तुम लोग जितना मैक्सिमम लोगों को पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। आपका ऐड होगा उसमें। आकाश इज अ रिसोर्स पर्सन कमिंग टू योर भारत कॉलेज। आई एम रियली सरप्राइज्ड, यू नो द वे ही सेड, इमीडिएटली ही सेड थैंक यू, आई एम रेडी, डन। उसको मैसेज हमने डाला, उसने बताया था कि, उसने पूछा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड, आप मुझे वो प्रॉपर बताओ। तो मैंने पूरा मैसेज ही बना के, जो तुम लोग को फॉरवर्ड किया है ना, पेंट योर स्माइल वगैरह का, वो सब मैसेज बना के उसको हमने इस पे डाल दिया, फेसबुक मैसेंजर पे। ही वॉज नॉट कनेक्टेड ऑन एनी फोन नंबर्स टू अस, फेसबुक मैसेंजर पे नॉर्मल। ये बड़ी हस्तियां हैं, ये ज़्यादा फ़ोन नंबर्स अपने शेयर नहीं करती हैं। यू नो इमीडिएटली फर्स्ट ही सेड यू टॉक टू आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी ने बोला आई वांट फिजिकल स्पेस राइट नाउ, एट आई एम नॉट इन द राइट मोड, पर ठीक है। इसके बाद जब हमने इसको अप्रोच किया, यू नो इमीडिएटली ही सेड ओके 5 PM डन। एंड उसने फटाफट अपना फ़ोन नंबर ट्रांसफ़र किया, फ़ोन नंबर्स उसको डाला गया कि आप अपना फ़ोन नंबर दो, क्योंकि थोड़ा लिंक वगैरह ट्रायल करते हैं हम, उसके सिग्नेचर्स लगेंगे सर्टिफिकेट्स के लिए, एवरीथिंग। ही इमीडिएटली सेंड दैट फ़ोन नंबर। मतलब इतना बाहर के लोग सोचते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं सोचते। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं हम लोगों में प्रॉब्लम है, हम लोगों को आगे बढ़ना है।
ओके आप मोटिवेटेड रहोगे ना, देखो मोटिवेशन मुझे आकाश कितना भी मोटिवेट करके जाएगा, जब तक मेरे बच्चे खुश नहीं है मैं भी खुश नहीं हूँ, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सो जब मुझे मेन मोटिवेशन चाहिए, मेरे मेन मोटिवेटर्स आप हो। व्हेन वी हैव लेक्चर, इनफैक्ट इन द लेक्चर्स ऑल्सो लुकिंग एट लेस पार्टिसिपेंट्स, प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम है, लाइट बंद है बदलापुर में, आई एग्री। एवरी टाइम व्हाट टेस्ट बोला, टेस्ट एवरी टाइम प्रॉपर टेस्ट का आंसर्स नहीं आता है, ओके टेस्ट के सॉल्यूशंस तुम लोग पोस्ट नहीं करते हो। आपको लगता है ऐसा सब करने से आपके टीचर्स मोटिवेटेड हो जाएंगे? बाहर वाला आके बोल के जाएगा मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगी? तो ये सब नहीं होने वाला है जब तक मेरे घर में प्रॉपर सब कुछ अरेंज्ड नहीं है। तो वो मुझे मोटिवेशन दिखना चाहिए, जैसे ही लेक्चर खत्म होना इमीडिएटली मुझे मेरे सब स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे रजिस्टर्ड होने के बाद दिखने चाहिए। फिर आपके ये फ्लायर्स जहाँ जहाँ जाएंगे, एक्चुअली मेरा तो थिंकिंग ये था कि प्योरली स्टूडेंट्स प्रोग्राम, होस्टिंग बाय स्टूडेंट, एवरीथिंग बाय स्टूडेंट, लेकिन चलो सेलिब्रिटी आ रहा है, उसको उसके हिसाब से रिस्पेक्ट, उसके हिसाब से रिकग्निशन मिलनी चाहिए। सो फॉर दैट रीजन ठीक है, वी आर देयर टू हैंडल द प्रोग्राम, लेकिन कहीं ना कहीं इट इज फॉर यू, इट इज भारत कॉलेज। ओके भारत कॉलेज मतलब भारत कॉलेज के स्टूडेंट्स, 4-5 टीचर्स मिलके कुछ भारत कॉलेज नहीं बनाने वाले। ये मैं आपको बार बार रिमाइंडर्स देती हूँ, प्लीज जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ये सब एफर्ट्स तुम लोग के लिए लिए जा रहे हैं, and see that in fact you come out with that efforts, you get motivated, you motivate us also, okay। चलो सुबह मैंने 2 प्रॉब्लम्स तुम लोग को शेयर किए हुए हैं, प्रॉब्लम नंबर 37 एंड प्रॉब्लम नंबर 38, ठीक है। अब हम लोग पहले प्रॉब्लम नंबर 37, मुझे लगता है हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया और आपको टाइम दिया तो यू वुड बी एबल टू डू इट। मिस्टर, प्रॉब्लम का नाम है मिस्टर हर्सोलकर, सो आई जस्ट राइट एच, हरी लिख दे साइड में, शॉर्टकट में भगवान का नाम आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर हरी, सो मिस्टर हरी का प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने दिया हुआ है, आगे मैं प्रॉब्लम नंबर भी डाल देती हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे फिर जो भी देखेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी मेक इट बोल्ड, यस, मिस्टर हरी, प्रॉब्लम नंबर 37 डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आई विल गिव यू टाइम, यू ट्राई टू डू इट। आप खुद करोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम हमको आता है, बाद में मैं तुम लोग को बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक्स हुई है। सो ये हमारा करंट प्रीवियस ईयर एज यूजुअल असेसमेंट ईयर, आज का ये लास्ट लेक्चर है रेसिडेंशियल स्टेटस का, ठीक है। कल आपका लेक्चर हो या नहीं हो, देन मंडे नहीं, मंडे तुम लोग का 2 लेक्चर्स ऑलरेडी होता है, सो मे बी वेनेसडे, ट्यूसडे वेनेसडे को जब मैं लेक्चर लूंगी ना तो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, ठीक है। और मार्केटिंग भी कंप्लीट करते जाएंगे साथ में, उसको भी छोड़ना नहीं है, ओके अननेसेसरी आई एम इंक्रीजिंग दिस, यस। सो ठीक है, सो ये हो गया मिस्टर हरी, प्रॉब्लम नंबर 37, करंट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। एज यूजुअल आपका प्रोफॉर्मा बनेगा, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स, क्योंकि यहाँ पे आपको तीनों के लिए पूछा हुआ है, नहीं 2 के लिए पूछा हुआ है। लेट अस सी द प्रॉब्लम। मिस्टर हरी हैज earned from the following incomes during the assessment year, during the previous year ending so and so, okay. Compute his gross total income for the assessment year, assuming that he is number 1 resident and ordinary resident, number 2 resident but not ordinary resident, number 3 non-resident। so तीनों केसेस पूछे हुए हैं। चलो हम लोग तीनों केसेस को यहाँ पे हम लोग अपना प्रोफॉर्मा जैसे बनाते हैं, लेट अस मेक सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद आर, शॉर्टकट लिखती हूँ मैं, OR NOR, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ टाइम कि ये सब क्या है। मुझे इसको जगह दे दो तुमको, दिस इज योर ordinary resident, this is your not ordinary resident, and this is your non-resident, ठीक है। चलो now let us start, so let us start with it। मैं तुम लोग को बोलती भी जाती हूँ and you can just go on writing। मैं प्रॉब्लम
ठीक है, मैं भी लिखते जाती हूँ साथ में एज वी डू नॉर्मली। आज वैसे भी 2 लास्ट प्रॉब्लम्स है, तो कहीं भी तुमको डाउट होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट इज पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन जापान। फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट received in Dubai, services given in Japan. इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज फॉरेन इनकम। ओके, दिस इज फॉरेन इनकम प्योरली, क्योंकि आपने सर्विसेज दी हैं जापान में और पेमेंट मिली है दुबई में। ओके, सर्विसेज दी हैं जापान में, पेमेंट मिली है दुबई में, मतलब कोई भी पार्ट आपका इंडिया में नहीं आ रहा है, कोई भी पार्ट आपका इंडिया में नहीं आ रहा है। इट इज नॉट अ इंडियन इनकम। सिंस इट इज नॉट एन इंडियन इनकम, दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज फॉरेन इनकम। और ये फॉरेन इनकम है तो नेचुरली किसके लिए टैक्सेबल रहेगा? ओनली फॉर फर्स्ट कैटेगरी। ओके, ओनली फॉर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज 1,20,000। सेकेंड के लिए नील, थर्ड के लिए नील। आई होप नाउ द थिंग्स आर वेरी क्लियर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई रिपीट अगेन, ये पूरा फॉरेन इनकम है, इसका रिसीव्ड दुबई, पेमेंट दुबई में मिला है और सर्विसेज जापान में दी गई हैं। सो इट इज प्योरली फॉरेन इनकम। कोई भी एक पार्ट न रिसीव इंडिया में हुआ है न ड्यू इंडिया में हुआ है, मतलब ये इंडियन इनकम नहीं कहलाएगी। इट्स प्योरली फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी? ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पार्टी, दैट इज योर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 1,20,000। NOR के लिए भी नील, NR के लिए भी नील। उसके बाद आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया out of past untaxed profits earned in England. Past profits. I can just write past profits brought to India. आपको नहीं समझ में आए ना, सेम स्टेटमेंट डाल देने का, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो पास्ट प्रॉफिट्स ब्रॉट टू इंडिया, ये मैंने आपको बताया था, हम इनकम को टैक्स करते हैं, प्रॉफिट्स या जमा पूंजी को नहीं। ओके, प्रॉफिट्स या जमा पूंजी को नहीं। सो प्रॉफिट्स या जमा पूंजी को नहीं, इसका मतलब ये आएगा तीनों के लिए नील, तीनों कैटेगरीज के लिए नील, क्योंकि ये इनकम है ही नहीं ना। सो ये इनकम ही नहीं है तो फिर उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद, और ये पॉइंट पक्का आता है नॉर्मली, सॉरी, एग्जाम में ये पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट आता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट करके आया है, एग्जाम में नॉर्मली लास्ट पॉइंट करके आता है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अमाउंट इज 2,30,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, कॉमा कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे कंट्रोल इंडिया में है, एक पार्ट इंडिया में है, याद करो क्या करना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए टैक्सेबल। ओके, जर्मनी में बिजनेस है, जर्मनी में पैसा मिल रहा है, लेकिन मेन कंट्रोल इंडिया में है। अगर मेन कंट्रोल इंडिया में है, या मेन कंट्रोल मतलब इट कैन बी ब्रांच, इट कैन बी हेड ऑफिस, इट कैन बी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट कैन बी शेयर होल्डर्स, कोई भी इंडिया में हो सकते हैं, मेजर शेयर होल्डर्स, मोर देन 51% शेयर्स। सो अगर ऐसा कुछ है, मेन कंट्रोल इंडिया में है, तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, थर्ड कैटेगरी के लिए इट विल नॉट बी टैक्सेबल। अमाउंट इज 2,30,000। एक हिस्सा इंडिया का है तो मेरा बेटा भी रिस्पॉन्सिबल है, मेरा दामाद भी, गेस्ट को मैं छोड़ दूंगी। इस सेकेंड कॉलम में कुछ और आ गया, जगह इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। So yes, this is the problem. So I hope you understood. 2,30,000 for the first category, 2,30,000 for the second category, third category nil. Why? Because it is income from business in Germany controlled from India. Okay. उसके बाद कंट्रोल क्योंकि इंडिया में है इसका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट इनकम earned and received in India. Interest income earned and
रिसीव्ड इन इंडिया, कमाया भी इंडिया में, मिला भी इंडिया में, तो ये हो गया आपका इंडियन इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट है इंडियन इनकम, क्योंकि कमाया भी इंडिया में, मिला भी इंडिया में, तो आप क्या करोगे, तीनों के लिए इसको चार्ज करोगे 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000। इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्स लगेगा इसका, तीनों को उसका चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनीज। यस, रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज नेचुरली इंडियन इनकम है। रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनीज, रॉयल्टी क्या किसको बोलते हैं पता है आपको? आपने अकाउंट्स में भी किया हुआ है। रॉयल्टी इज समथिंग यू हैव स्टार्टेड, आपका कोई क्रिएटिविटी था, आपने कोई मशीन बनाया, आपने कोई बिजनेस स्टैब्लिश करके दिया, आपने कोई बुक लिखा, उन सब का आपको रॉयल्टीज मिलता रहता है। मींस आपका दिमाग, ब्रेन चाइल्ड यूज हुआ और कुछ नया आपने बनाया जो दूसरा वाला यूज कर रहा है और कमा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर रॉयल, दे विल गिव यू रॉयल्टी, एक फीस टाइप पे करते हैं। So royalty from Indian companies, royalty from Indian companies is your Indian income. And since it is Indian income, every year, sorry, since it is Indian income, every category will have to pay tax. How much is the amount? 190 हो गया, तो ये है 360। तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा 3,60,000, 3,60,000, क्योंकि ये इंडियन इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के एग्रीकल्चर की इनकम है, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम हो गई। ओके, श्रीलंका के एग्रीकल्चर की इनकम है, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है तो ये किसके लिए टैक्सेबल रहेगी? ओनली फर्स्ट कैटेगरी, ओनली फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका 1,45,000 फॉरेन इनकम है, क्योंकि बाकी दोनों के लिए रहेगा नील। नील। ओके, इजी। चलो, उसके बाद सेवेंथ पॉइंट आती है डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंट्री, सॉरी, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में मिला, एक पार्ट ड्यू, एक पार्ट रिसीव्ड। कोई भी एक पार्ट अगर इंडिया में हुआ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम एंड यू विल हैव टू पे टैक्स। सो यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी मिला इंडिया में, मिला इंडिया में, तो आप क्या करोगे? तीनों को टैक्स लगाओगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तीनों को टैक्स लगाओगे। सो तीनों को टैक्स कितना लगेगा? 1,50,000, अमाउंट इज 1,50,000, क्योंकि इंडिया में मिला तो फिर तीनों को पैसा भर के, मेरे घर में जो पैसा आएगा, नोट देखा मैंने तो तुम पे करो। ओके, सो मेरे घर में जो पैसा आया तीनों को पे करना पड़ेगा। जापानीज कंपनी का जो भी आपका डिविडेंड है तीनों को मिल रहा है इंडिया में, इंडिया में मिल रहा है, मतलब तीनों को टैक्स भर के देनी पड़ेगी। ओके, सो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। उसके बाद लास्ट पॉइंट आती है एट्थ पॉइंट, रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर। रेंट फ्रॉम पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर। एक पार्ट अगेन इंडिया में है। ठीक है, ड्यू इंडिया में हुआ है, मिला कहीं भी हो, ड्यू इंडिया में हुआ है तो तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे देखो सेवेंथ पॉइंट में आपने लिखा रिसीव्ड इंडिया में हुआ है, मैंने देखो शेड किया है सेवेंथ पॉइंट को, रिसीव्ड इंडिया में हुआ है तो तुमने तीनों को टैक्स लगाया। अब यहाँ पे ड्यू इंडिया में हुआ है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तीनों को टैक्स लगाना पड़ेगा। अमाउंट इज 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। So this is all. You have to just understand what is the difference between Indian income and foreign income.
इंडियन इनकम यानी कि एक भी हिस्सा इंडिया में हुआ, ड्यू इंडिया में हुआ, रिसीव इंडिया में हुआ, डायरेक्टली तीनों को टैक्स लगाओ। फॉरेन इनकम सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी को टैक्स लगाओ, और बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को टैक्स लगाओ। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। यहाँ पे आप इसका टोटल करोगे, सम। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट नाउ। बहुत इजी है एक्चुअली ये टॉपिक, आपको समझ में आ गया एक बार तो फिर मतलब पूरा आपके जेब में है मार्क्स। सो टोटल इज 135, कहीं 190, 350 था, अच्छा 145, यहाँ हमने 360 ले लिया है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, तो बस उतना समझ जाना। ठीक है, 145, देन 150, ओके लास्ट वाज 180। प्रॉब्लम में 180 था, हमने उसको ये कर दिया है। ठीक है, मैं जैसे ही ये चेंज करूँगी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। यस, यहाँ पे भी 180 180 180। ठीक है, अमाउंट्स थोड़ा जिस साइड में बैठती हूँ ना, थोड़ा उस साइड में अंधेरा आता है बुक पे, तो अमाउंट्स, और बुक भी लाइट प्रिंट है ना, इसके लिए कुछ समझ भी नहीं आता, थोड़ा कम ज़्यादा टाइपिंग। ठीक है, नो इश्यूज। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। मेन है हमारा प्रॉब्लम समझना। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, हाउ थिंग्स आर टू बी डन। याद रखना, इंडियन इनकम इंडिया में एक भी हिस्सा आया, रिसीव हुआ या ड्यू हुआ, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फॉरेन इनकम सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके बाद बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया रहेगा तो वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डू दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लो फटाफट, 2 मिनट में देती हूँ आपको, और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट शीट पे जाती हूँ। देन वी विल बी डूइंग विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज के लिए लास्ट, आज के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए लास्ट आई शुड से। जस्ट 1 मिनट, इसका टोटल यहाँ पे सामने हम लिख देंगे टैक्सेबल इनकम, इस टॉपिक का लास्ट टैक्सेबल इनकम। कंप्लीट कर लो, बहुत इजी है। कुछ डाउट है तो पूछ लो। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन पुट अप इन चैट, वट एवर यू वॉन्ट। अभी तक बहुत मतलब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई इन प्रॉब्लम्स की, मुझे नहीं लगता तुम लोग को डाउट होगा। ठीक है, इज द प्रॉब्लम वेरी क्लियर? यस, करें आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। टोटलिंग अमाउंट्स इनका थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है, उससे कुछ भी इश्यू नहीं है। टोटलिंग इज करेक्ट, अमाउंट खाली शायद एक अमाउंट हमने 10,000 ज़्यादा लिख दिया है, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ दो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनसे। बाकी प्रॉब्लम मेन आपका सही होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट शीट। Doing with the next problem, let me see. क्यों एक्सेल को क्या हुआ है? एक्सेल इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको मैं स्टॉप शेयर करती हूँ और फिर वापस से एक्सेल ओपन करती हूँ।
Something happened due to Excel. No, it's going to Microsoft Tools. Microsoft Office. चलो कुछ तो मे बी नेट का भी प्रॉब्लम होता है तो अटक जाता है वो, ठीक है ना। चलो हम लोग ना ज़रूरत पड़ी तो वाइट बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। It will be difficult to do on the whiteboard, but still not impossible. Let's do. Yes, chalo. So last problem, problem number 39. Problem number 39, Mr. Anil. ये आया आपका मिस्टर अनिल. Problem number 39. Okay, I am explaining you the problem. और मैं यहाँ पे ऐसे 3 columns यहाँ तो बन नहीं पाएंगे. It will be difficult. Okay, I'll just explain you the problem. आप लोग करते जाओ और कुछ डाउट रहेगा तो you can ask. ठीक है, हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सो चलो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम. लास्ट प्रॉब्लम. मिस्टर अनिल हैज अर्नड द फॉलोइंग. Mr. Anil has earned the following incomes during the financial year ended 31st March. Financial year तो हम वैसे भी चेंज करते रहते हैं. हमारा करंट प्रीवियस ईयर 1920 एंड यहाँ पे चाहिए तो लिख लो जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं. प्रीवियस ईयर 1920 और हमारा असेसमेंट ईयर 2021. सो वो तो एज यूजुअल है ही है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. So he computed his gross total income for the assessment year, assuming that he is resident and ordinary resident, resident not ordinary resident, non-resident. So again we have three categories. Three categories आप बनाओगे जैसे हम लोग बनाते हैं. Serial number, particulars, first column OR, second column NOR, third column NR. ठीक है. Ordinary resident, resident but not ordinary resident, non-resident. चलो पूरा एज यूजुअल जैसे आप प्रॉब्लम करते हो. सो नाउ लेट अस डू. फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट पॉइंट. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए. नाउ सी, प्रॉपर्टी इन दिल्ली, दिल्ली बोला तो इंडियन इनकम हो गई. ठीक है, इंडियन इनकम हो गई. मिली कहीं भी हो, मिली कहीं भी हो तो क्या होगा? इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री कैटेगरीज. सो आप क्या करोगे? तीनों कॉलम में 60,000 60,000 60,000. सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये इनकम इंडियन इनकम है. इट इज फ्रॉम रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली. याद रखना, रिसीव दिल्ली मतलब रिसीव इंडिया में हो या ड्यू इंडिया में हो, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको इसको. ओके, और इसको अपनी नोटबुक जिसमें भी आप कर रहे हो ना उसमें ऐसी लैंग्वेज में लिख लो ना, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम तक गैप आ जाता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं ये सब चीजें. तो आप जिस लैंग्वेज में इसको समझना चाहते हो उस लैंग्वेज में वहां पे नोट कर लो. ओके, उसके बाद सेकंड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कॉमा
कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली बोला तो इंडिया, इंडिया में से कंट्रोल है, इंडिया में से कंट्रोल है, तो मुझे बताओ ये किसके लिए टैक्सेबल रहेगा? फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी। ओके, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, कल पहले भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इंडियन इनकम तीनों के लिए, फॉरेन इनकम खाली पहले के लिए, और कंट्रोल्ड बिजनेस फ्रॉम इंडिया फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी। सो 90,000, 90,000 एंड ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। जिसने थोड़ा भी स्टार्टिंग से ध्यान दिया होगा ना, अब तो उसके लिए ये बहुत इजी, मतलब ऐसा होगा बोर होगा उसको सेम प्रॉब्लम्स करते करते। ठीक है, उसके बाद थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए। बिजनेस इन मुंबई बोल दिया तो ये तो इंडियन इनकम हो गया, कंट्रोल कहीं भी होने दो, एक भी पार्ट इंडिया का है तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। इंडियन इनकम जिसको आप बोलते हो इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल, एक भी पार्ट इंडिया का है। सो आप यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल रहे हैं बिजनेस इन मुंबई, कंट्रोल किधर भी होने दो। सो बिजनेस इन मुंबई मतलब इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, तीनों कैटेगरीज के लिए 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, सो ये आपकी हो गई थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज rent from property in US received there but later remitted in India। ठीक है, अब देखो क्लियरली दिया हुआ है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएस रिसीव्ड देयर बट लेटर रेमिटेड इन इंडिया। सो ये अमाउंट रेमिटेड नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ये रेंट रेमिटेड है। रेंट मतलब ये आपका एक इनकम हो गया। वैसे जो हम लोग करते थे कि पास्ट प्रॉफिट्स वगैरह की पॉइंट जो थी, ओके, पास्ट प्रॉफिट्स की जो पॉइंट थी वो सिर्फ अमाउंट्स के लिए थी, ये अमाउंट नहीं है, ये रेंट, देखो क्लियरली दिया हुआ है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन यूएस। सो यूएस की प्रॉपर्टी है, रिसीव्ड इन यूएस, मिला भी वहीं पे, फिर बाद में उसको इंडिया में भेजा गया। रेमिटेड टू इंडिया। ठीक है, बाद में उसको इंडिया में भेजा गया। प्रॉपर्टी रेंट इन यूएस, इनकम यूएस की थी, फॉरेन इनकम थी, फॉरेन में ही मिली, लेकिन बाद में उसको फिर इंडिया में भेजा गया। अब बाद में उसको इंडिया में भेजा गया तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगी? तुम लोग बोलोगे किसी के लिए भी नहीं, मैं बोलती हूँ सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के लिए, सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के लिए। क्यों? क्योंकि बेटे को जो भी पैसा मिला, बाहर कमाया, बाहर मिला, लेकिन इंडिया में लेके आया ना, इंडिया में लेके आया, अमाउंट नहीं है ये, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम। रेंट इज अ इनकम, रेंट इज नॉट एन अमाउंट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। अमाउंट मीन्स जमा पूंजी, ये जमा पूंजी नहीं थी, ये कमाई थी, यूएस की कमाई थी, यूएस में मिली थी, लेकिन फिर बाद में वो इंडिया में लेके आया। ओके, लेटर ऑन इट वाज रेमिटेड टू इंडिया, मतलब एक इंडियन बैंक अकाउंट में डाला गया उसको। सो इंडियन बैंक अकाउंट में डाला गया, naturally it will be considered as Indian income taxable for only first category, only first category। okay, please understand, only first category। क्यों only first category? because वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बाकी जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है वो बोलेंगे हमको बाहर मिला, बाहर कमाया, बाहर मिला, हम लोग इसके ऊपर टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी है, इट विल बी चार्ज्ड टैक्स टू हिम बिकॉज ही हैज रेंडर्ड दैट इन इंडिया, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में जो भी पैसा लेके आएगा उसको उसके ऊपर टैक्स भरना ही पड़ेगा। ओके, जो भी पैसा इंडिया में लेके आएगा उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, अमाउंट के ऊपर नहीं, इनकम के ऊपर। रेंट इज इनकम, रेंट इज नॉट एन अमाउंट। मेक इट क्लियर, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। ठीक है, फॉरेन इनकम हो गई है, फॉरेन इनकम हो गई, फर्स्ट के लिए खाली टैक्सेबल होती है, यहाँ पे हमने उसको फर्स्ट के लिए टैक्सेबल दिखाया है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विथ इंडियन बैंक इन मुंबई। अब ये तो हमारे इंडिया की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इंडियन बैंक डिपॉजिट्स, शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। इंडिया के बैंक के डिपॉजिट्स 1,20,000, ये 1,20,000 तीनों को टैक्सेबल हो जाएंगे। ऑफकोर्स इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी।
फॉरेन इनकम होती तो सिर्फ पहले वो होती, ठीक है। चलो ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट थी। अब उसके बाद 6th पॉइंट, यस 6th पॉइंट क्या बोलता है, इनकम रिसीव्ड इन यूएस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अगेन सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, एक पार्ट इंडिया में आ गया, मिला कहीं भी एक पार्ट इंडिया में आ गया, टैक्सेबल फॉर ऑल इंडियन इनकम। इनकम रिसीव्ड इन यूएस कॉमा सर्विसेज इन इंडिया, सर्विसेज इंडिया में दी गई, इनकम यूएस में मिली, ठीक है ना। इंडियन इनकम हो गई, ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। कितना अमाउंट है, 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000, ओके। इंडियन इनकम हो गई, क्योंकि एक हिस्सा भी इंडिया में आ गया तो उसको हम इंडियन इनकम मानते हैं, इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। ये पॉइंट तो हमने अभी अभी की, वापस इस पे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। श्रीलंका का पैसा मतलब ये फॉरेन इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, शॉर्टकट लिखा मैंने, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, तो ये तो फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है तो नेचुरली इट विल बी टैक्सेबल ओनली फॉर फर्स्ट कैटेगरी। बेचारा फर्स्ट कैटेगरी वाला कहीं भी कमाए, सपने में भी कमाएगा तो मुझे टैक्स देगा, ओके। जस्ट वन मिनट, इसको थोड़ा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 8th पॉइंट, पास्ट प्रॉफिट्स ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट प्रॉफिट्स बोला तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर एनी वन, क्योंकि जमा पूंजी है ये। पास्ट प्रॉफिट्स मतलब ये तो जमा पूंजी हो गई, ओके। पास्ट प्रॉफिट्स तीनों के लिए हो जाएंगे नील नील नील। क्यों होता है ऐसा पता है, जमा पूंजी के ऊपर कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है ना, तो उसके ऊपर आपसे वापस टैक्स वसूल करना, तो ये तो डबल सिस्टम हो गया। और अगर नहीं भी बढ़ा है तो जिस देश का पैसा है वो देश देखेगा ना, वाई वी शुड वरी। सो दैट इज द रीजन पास्ट प्रॉफिट्स, जमा पूंजी के ऊपर हम किसी के हक नहीं जमाते हैं, इनकम के ऊपर जमाते हैं। इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्स भरनी पड़ती है, फॉरेन इनकम है तो सिर्फ पहली कैटेगरी को टैक्स भरनी पड़ती है। सो इस प्रकार से वी ट्राई टू मेक अ जस्टिफाइड वे, ओके। सो ये हो गया आपका। अब इसका टोटल करेंगे हम, 150, 250, 350, 450, 60, 70, 80, 90, 25, 10, 610, 650, 750। नो इट्स, यस, हाँ 750, क्योंकि फर्स्ट अमाउंट वाज 80, 80, 80, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से टोटल कर रही हूँ, आप अगर अपना अमाउंट लिख रहे हो प्रॉब्लम वाला तो यू कैन जस्ट मेक द टोटलिंग अकॉर्डिंगली, ओके। 150, 250, 350, 450 and 5, this is your 5 lakhs, okay, and this is your 160, 70, 80, 250, 350, 410। आई एम सॉरी फॉर द अमाउंट्स छोड़ो, अमाउंट्स का मतलब ठीक है, मैं थोड़ा कैजुअल भी ले रही हूँ ऑफ कोर्स, वो ठीक है, मेन है तुम लोग को समझ में आना चाहिए। सो ये हो गया। इसके आगे मैं लिखूंगी टैक्सेबल इनकम, तुम लोग ज़रा पेपर में ध्यान से लिखना, पेपर में मिस्टेक मत करना, अमाउंट्स करेक्ट लिख के आंसर करेक्ट निकाल के आना, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रॉब्लम, इजी टू अंडरस्टैंड। फाइनली एक जिस्ट अगर मैं आपको बताऊं जो आपको ध्यान में रखनी है, आप इसको कंप्लीट भी करो और मेरी वो जिस्ट भी सुनो ताकि मैं लेक्चर कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। मेन आपको ध्यान में 3 बातें रखनी है। एक है इंडियन इनकम। इंडियन इनकम मतलब या तो इंडिया में मिली हो, कमाई हो, या तो इंडिया में ड्यू हुई हो, या तो इंडिया में रिसीव हुई हो, उसको आप बोलोगे इंडियन इनकम। इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, ठीक है, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। उसके बाद सेकंड आता है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी, सिर्फ
फर्स्ट कैटेगरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, उसके बाद तीसरी पॉइंट जो आपको दिमाग में रखनी है, दैट इज बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया अगर हो तो उस केस में आप सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी को टैक्स लगाओगे। बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो तो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी को टैक्स लगाओगे। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज टू बी डन। ओके, so any doubt if you have you can ask, else we'll leave the meeting. इमीडिएटली लेक्चर खत्म होने के बाद प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर करो। ठीक है, आशीष चंचलानी के वीडियोस में आपने इसको कंटिन्यूअसली देखा है, फ्लायर में उसका पिक देखोगे इमीडिएटली तुम लोग को याद आ जाएगा। ओके, सो जरा अपने फ्रेंड्स को बोलो, जिस आकाश के लिए हम लोग इतना क्रेज, इट्स अ सेलिब्रिटी बेसिकली, जिसके लिए हम इतने क्रेजी हैं, ही इज कमिंग टू योर कॉलेज, यू शुड इन्फॉर्म दिस टू योर पब्लिक। ओके, सो चलो, आई एम एंडिंग विद द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी मिलेंगे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, जब भी मिलेंगे, आई विल बी स्टार्टिंग विद डीआईटी लेक्चर। बोला मतलब सैलरी चैप्टर स्टार्ट होगा, सो डोंट मिस दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग, यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, चलो, गुड बाय।